नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में जो विनायक 2.0 बैच के अंतर्गत कराई जा रही है। किसी को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि सर आज तो संडे है और आप क्लास ले रहे हो। तो जब किसी लक्ष्य का संधान किया जाता है, जब किसी लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है, तो फिर बस वह लक्ष्य ही सामने रहना चाहिए और उसकी को हर समय स्मरण में रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य यूपीएसआई की वर्दी है, फिर उसके लिए चाहे आपको कितनी मेहनत करनी पड़े या मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह सब एक जैसे होते हैं। आप सबको पता है कि अब थोड़ा सा ही भाग, या कह लीजिए कि काफी सारा भाग बीएनएसएस का हमारा रह गया है और घास काटने की मेरी कोई आदत नहीं है। भले ही कि और सभी शिक्षकों ने, माननीय शिक्षकों ने अपना सिलेबस थोड़ा समय से पूरा कर दिया होगा, और परंतु ये मेरी थोड़ी सी, वो कह लीजिए कि भाई मेरा सिलेबस आज 2 हफ्ते बाद पूरा होने जा रहा है विनायक 2.0 बैच के अंतर्गत। पर हाँ, पर बिल्कुल भी चीज़ों को इस तरह पढ़ाने का मेरा मन नहीं होता, क्योंकि मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता हूँ। एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करने का मतलब ये है कि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती तब तक मैं आगे बढ़ना पसंद नहीं करता हूं, और यही मैं हर क्लास में डालने की कोशिश में रहता हूं। आप सबको पता है कि बीएनएसएस के कुछ अति महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं वो जाननी बाकी हैं, और आज बीएनएसएस पूरा हो जाएगा और ये मान लीजिए आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। कुछ केसेस आपको एक्स्ट्रा बताने हैं, वो किसी संडे को हम एक यूट्यूब पर क्लास लगा करके उसको कंप्लीट करा देंगे। उसमें कोई दिक्कत, समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत देरी से आता है, इसीलिए मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो आज जो सारी चीजें मेरे द्वारा बताई जाएंगी, भारतीय साक्षर अधिनियम आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, परंतु फिर भी मैंने बता दिया है कि भारतीय साक्षर अधिनियम को हम कभी भी, जब भी मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा तब चीजें हो जाएंगी। और कल से आपका मूल विधि का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी बेहतर से बेहतर चीजें मैं कर रहा हूं। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैंने सिर्फ क्या काम किया है, यहां पर मैंने सिर्फ मूल जो धाराएं हमको पढ़नी है उन धाराओं की हेडिंग डाली है। कुछ कुछ धाराओं में केवल ये है कि हेडिंग देखनी जरूरी है, पर अधिकतर जो धाराएं हैं उनमें कुछ जरूरी बिंदु हैं, उनको देखना जरूरी है। मैं ये चाहता हूं जी, सचिन यादव जी अयोध्या से बात कर रहे हैं जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक है, तो अभी हम चीजों को शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और ये जो सेक्शन है, आप पेन कॉपी मेरे साथ में जरूर रखें और बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, तो आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम चीजों को अभी क्लास में ही समझ जाएंगे, और सभी जरूरी धाराओं को भी आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, सेक्शन 63 हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएनएसएस। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ भाई तो दिख ही नहीं रहा है, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय ने क्या गेम कर दिया है ये तो दिख ही नहीं। भाई कौन सा रंग लूं मैं यहाँ पे, हाँ, इसको सुनाऊं, रंग दे बसंती चोला मेरा। चलो इससे लिखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। बीएनएसएस हम लोग कर रहे हैं, बहुत धैर्य से आपको चीजें समझनी है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका नाम है। ये किसकी जगह चल रही है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह, ठीक है, किसके, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी के स्थान पर, सीआरपीसी के स्थान पर, सीआरपीसी के स्थान पर अभी क्या लागू है, अभी भारत में बीएनएसएस लागू है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज समझाई थी। कमेंट्स अब बिल्कुल कम कर दीजिए और चीजों को समझने पर और नोट करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बातें जो आपके और हमारे मध्य अलग से होंगी क्लास के,
इनके कोई मायने नहीं है। मायने हैं इन चीजों के, अगर एक भी धारा आएगी तो 2.5 नंबर आपको मिलेंगे। और अगर इस बार बीएनएस और बीएनएसएस से प्रश्नों की संख्या अधिक हुई तो आप मानिए आपके सिलेक्शन में निर्णायक भूमिका निभा रहा होगा ये विषय। तो समन का प्रारूप, समन क्या है? समन्स है ना, फॉर्म्स ऑफ समन्स। समन्स मतलब किसी को बुलावा भेजना। समन का मतलब यहां पर क्या है? अगर आप समन को देखने का प्रयास करो तो समन का मतलब है कोर्ट द्वारा, है ना, क्या है? कोर्ट द्वारा किसी को बुलावा भेजना, किसी को, बिल्कुल साधारण भाषा में किसी को बुलावा भेजना कि भाई आ जाओ। ठीक है, कोर्ट यदि किसी व्यक्ति को बुलाना चाहता है तो वो क्या काम करता है? वो समन भेजता है। अंग्रेजी भाषा में इसको समन्स कहा जाता है। तो सीधे ही आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 63 किससे संबंधित है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि समन से संबंधित है। आप या तो ये बोल सकते हो कि समन से संबंधित है, या आप इसको बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि समन के प्रारूप से संबंधित है। समन के प्रारूप के किस किस तरह से समन लिखा जाएगा? प्रारूप आपके फॉर्म से संबंधित है, संबंधित है। ये बात आपको उसको बोल देनी है और बता देनी है। अब फॉर्म्स का मतलब क्या है यहां पर, इस प्रारूप का क्या मतलब आप निकालेंगे? तो इस प्रारूप या फॉर्म्स के से मतलब है कि कैसे लिखा जाता है, समन कैसे लिखा जाता है, समन कैसे लिखा जाता है, क्या क्या बिंदु होते हैं, है ना, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसमें जिनको मेंशन किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आमतौर पर किसी प्रारूप के अंतर्गत देखी और सुनी जाती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 63 है, इसको ध्यान रखिए। जितने भी धाराएं हैं वो परीक्षा के हिसाब से हैं और वो जरूरी हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 63 समन से संबंधित है या समन के प्रारूप से संबंधित है। और समन का क्या मतलब होता है? कोर्ट को जब किसी को बुलावा भेजना होता है तो कोर्ट इस चीज का प्रयोग करता है। ठीक है, इस चीज का प्रयोग करता है। अगर देखो क्या रहता है कि कोर्ट जो होता है वह पहले किसी को समन भेजता है कि भाई तुम कोर्ट में उपस्थित हो जाओ। अगर वह व्यक्ति उस कोर्ट के बुलावे पर भी नहीं पहुंचता है तो कोर्ट अगेन समन भेजता है कि भाई आप पहुंचो। और अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा बार बार बुलाए जाने पर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, देन वारंट की प्रक्रिया जारी हो जाती है। देन कोर्ट वारंट जारी कर देता है और वारंट में फिर पुलिस उठा करके लाती है। फिर ये नहीं कि अपनी मर्जी से चलना है, फिर तो पुलिस उठा करके कोर्ट में उस व्यक्ति को पेश करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी। सीआरपीसी को आईपीसी बोलते थे, नहीं बेटा, सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये डिफरेंट थिंग है। प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये डिफरेंट थिंग है। और आईपीसी जो है वो बीएनएस है ना, बीएनएस जिसके स्थान पर लागू है वो है। अगला हमारा, समन की तामील कैसे की जाएगी? हा, तामील देखो, जब आप पुलिस विभाग में चले जाओगे तो पुलिस विभाग में जाने के बाद आपको क्या चीज समझ में आएगी? हाँ, अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो ना, मतलब अभी प्रज्ञान बैच में पहली बार मूल विधि पढ़ रहे हो, तो मेरी प्रार्थना है कि आप कंफ्यूज ना होना। और क्या काम करना है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो क्लास को रोक देना, अगर बिल्कुल नए हो तो। और अगर पहले कुछ चीजें पढ़ रखी हैं वो है तो फिर आप इसको देखते रहो, समझते रहो मजे के तौर पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और जिनका कोर्स चल रहा है वो तो अपने कोर्स के। तामील, तामील करने का मतलब है कि भाई काम काज कैसे होगा। तामील मतलब फॉलो करना, है ना। तामील का मतलब है ऑर्डर फॉलो करना। ठीक है, हुक्म बजाना, एक तरह से ऑर्डर फॉलो करना, ऑर्डर फॉलो करना, है ना। या तामील का मतलब है हुक्म बजाना। ये समन क्या है? समन क्या है? समन है किसी का बुलावा जो कोर्ट द्वारा भेजा जाता है। और उसको तामील करने का मतलब क्या है? देखो यहां पर सर्व करना लिखा हुआ है। क्या करना लिखा हुआ है? यहां पर सर्व करना लिखा हुआ है। यहां पर आप अच्छे देखो कि हाउ टू सर्व समन, यानी कि इसका सीधा सीधा और साधारण मतलब क्या है कि समन कैसे उस व्यक्ति को दिए जाएंगे, कैसे उस व्यक्ति को दिए जाएंगे,
जिसे कोर्ट ने बुलाया है। ठीक है, जिसे कोर्ट ने बुलाया है, जिसे कोर्ट ने बुलाया है। तामील क्या होता है कि उसको फॉलो करना, उसको पूरा करना, उसको फुलफिल करना। कोर्ट जो आदेश दे रहा है उसके बारे में यहां पर बात आ रही है। हाँ, ये आज लास्ट क्लास है बीएनएसएस की, हो सकता है 2 घंटे चले, 2.5 घंटे चले। तो समन की तामील कैसे की जाएगी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे पहले 64 में याद रखें। अब समन की तामील कैसे होगी, तो आपको इसमें स्पष्ट रूप से लिख डालना है। क्या लिख डालना है कि समन, हाँ, समन पुलिस अधिकारी, समन पुलिस अधिकारी द्वारा कोर्ट से, कोर्ट का पता, ईमेल आईडी व अन्य जानकारियों सहित, व अन्य जानकारियों सहित लिया जाएगा, जानकारियों सहित लिया जाएगा और समन की 2 कॉपी में से 1 कॉपी, 2 कॉपी में से 1 कॉपी, 2 कॉपी में से 1 कॉपी, आगे वहीं पे 1 कॉपी, 2 वहां से पीछे से ना वो कर लेते हैं, इससे वहां पर वो ना हो। लिया जाएगा, लिया जाएगा, लिया जाएगा, इसको यहां पर लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड, और समन की, अभी समझाऊंगा अभी, कि 2 कॉपी में से 1 कॉपी जिसे समन भेजा गया है देगा, जिसे समन भेजा गया है, जिसे समन भेजा गया है देगा और साइन कराएगा, देगा और साइन करा लेगा, और क्या करेगा, और हस्ताक्षर करा लेगा, और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, सिग्नेचर करा लेगा। ये है तामील करने का तरीका। बात समझ में आई, बात समझ में आई। हाँ सर, आज हॉलीडे है, हॉलीडे वॉलीडे कुछ नहीं होता है दोस्त। हाँ, जब लक्ष्य बड़े होते हैं फिर 365 दिन काम करना होता है, 24 घंटे काम करना होता है। आप बोलेंगे 24 घंटे कैसे काम होता है, निरंतर वह लक्ष्य आपके दिमाग में चलना चाहिए, तो माना जाएगा कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुननी है। सेक्शन 64 कह रहा है समन की तामील कैसे की जाएगी। तामील करने का मतलब हुक्म बजाना, फॉलो करना, कोर्ट जो आदेश दे रहा है उसको उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसके नाम समन है। तो प्रक्रिया कैसे है, तो समन जो होता है वह कोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया जाता है, पुलिस अधिकारी उसको लेगा कि ठीक है, पुलिस अधिकारी को सुपर्द किया जाएगा, लो भाई ये है और ये उस तक पहुंचा करके आप लोग आओ। ठीक है, आप लोग वहां तक पहुंचा करके आओ। पुलिस अधिकारी उस समन को कोर्ट से ले लेगा, साथ में एडिशनल जानकारी, कोर्ट का पता वह लेगा क्योंकि पहुंचना है ना, कोर्ट का पता, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी अन्य में यहां पर आप टेलीफोन नंबर भी नोट कर लो। ठीक है, टेलीफोन, ये टेलीफोन नंबर भी अन्य जानकारियों सहित पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। फिर पुलिस अधिकारी क्या करेगा, या तो स्वयं या किसी अपने अधीनस्थ को उस व्यक्ति के पास भेजेगा जिसके नाम समन जारी किया गया है, और समन की 2 कॉपी में से क्या करेगा, 1 कॉपी उस व्यक्ति को सुपर्द कर देगा, उस व्यक्ति को दे देगा, और जो कॉपी उसको दी जा रही है देने के बाद फिर बाद में हस्ताक्षर ले लेगा, उस पर सिग्नेचर कर लेगा। तो यहां तक माना जाएगा कि समन की तामील हो गई है। क्या माना जाएगा, समन की तामील हो गई है, समन की तामील हो गई है। यहां पर यह चीज सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि उसके हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, यानी कि यह बात है। अभी 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 जवाब इत्यादि देने की स्थिति नहीं है, पहले पढ़िए आप। ठीक है, पहले पढ़िए आप,
उसके बाद मैं जवाब और प्रश्न, ये सवाल जवाब का दौर शुरू करूंगा। अभी ये जहां पर जो कोर्स चल रहा है, ये चीजों को समझाने के लिए और बताने के लिए है, ये सवाल जवाब के लिए अभी नहीं है। ठीक है, चलो। तो आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि समन की तामील कौन सी धारा में है, सेक्शन 64 में है, और ये कैसे आपकी होती है। उसके बाद अगला, सरकारी सेवक पर तामील। अब आप एक चीज सोचो कि भाई आपकी एक स्थिति बन रही है, क्या एक स्थिति आपकी बन रही है कि एक सामान्य व्यक्ति को बुलाया जा रहा है ना, एक सामान्य व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। हाँ जी, ठीक है, सामान्य व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। तो सामान्य व्यक्ति को बुलाने का तरीका यह है कि पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा, वो खुद जाकर के या किसी अधीनस्थ द्वारा 2 कॉपी में से एक सुपर्द करेगा और फिर हस्ताक्षर करा लेगा। बट अगर किसी सरकारी कर्मचारी को बुलाना है, किसी सरकारी सेवक को, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को पर बुलाना है, किसी पब्लिक सर्वेंट को वहां पर बुलाना है, तो क्या किया जाएगा? उसके घर नहीं भेजा जाएगा, उस कार्यालय में समन भेजा जाएगा जिस कार्यालय में वह काम करता है। और किसके नाम भेजा जाएगा? तो उस कार्यालय के हेड को, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जो सबसे बड़ा अधिकारी उस कार्यालय का होगा, जिस कार्यालय में वह सरकारी सेवक, वो पब्लिक सर्वेंट काम करता है। ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट काम करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसके नाम वो भेजा जाएगा। तो इसको आप नोट करें, ये सब चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं और आपको मजा आएगा इन चीजों को देख करके। तो सरकारी सेवक, पब्लिक सर्वेंट पर भेजा जाना, पब्लिक सर्वेंट को भेजा जाना, तो हम यहां पर ले आते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ चीजों को नोट करते जाइए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर इसमें आपको देखना है कि सरकारी सेवक, है ना, सीधे लिखेंगे सरकारी सेवक, यानी कि ये पब्लिक सर्वेंट की यहां पर चर्चा हो रही है। किसकी हो रही है? पब्लिक सर्वेंट की यहां पर चर्चा हो रही है कि पब्लिक सर्वेंट को समन भेजना, पब्लिक सर्वेंट को समन भेजना। तो इसमें क्या होगा? न्यायालय यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को बुलाना चाहता है, ठीक है, न्यायालय यदि किसी पब्लिक सर्वेंट को बुलाना चाहता है, तो बुलाना चाहता है तो वह उस कार्यालय मतलब उस ऑफिस के मुखिया को समन भेजेगा जिस ऑफिस में वह पब्लिक सर्वेंट काम करता है, जिस ऑफिस में वह पब्लिक सर्वेंट काम करता है, जिस ऑफिस में वह पब्लिक सर्वेंट काम करता है, ठीक है, उस ऑफिस के हेड के नाम, मुखिया के नाम, प्रधान के नाम वह चीज भेजी जाएगी। हाँ, नहीं अगर समन भेजा जाए और समन मिले ही नहीं तो वो हस्ताक्षर वाला कॉन्सेप्ट कहां से जाएगा? बोलो, हस्ताक्षर ये कराना जरूरी है ना, साइन करवा के तभी तो माना जाएगा कि समन की तामील हुई है। मिले ही नहीं, ये वाली बात तो है ही नहीं, हस्ताक्षर तो कराना जरूरी है भाई। हाँ, ठीक है, ये चीज है। तो यहां पर क्या है? उस कार्यालय के मुखिया यानी कि उसके प्रधान को भेजेगा, साथ में समन की कितनी कॉपी भेजी जाएंगी? यहां पर लिखो कि प्रधान को, कार्यालय के प्रधान को, है ना, ये गांव का प्रधान नहीं है, ये ऑफिस का जो हेड है, ऑफिस यानी कार्यालय, कार्यालय के प्रधान को, कार्यालय के प्रधान को समन की 2 कॉपी भेजी जाएंगी। समन की क्या होंगी? समन की 2 कॉपी भेजी जाएंगी, 2 कॉपी भेजी जाएंगी, सम्मन की 2 कॉपी। तो मूलतः ये बात समझ में आई, चाहे कोई भी व्यक्ति जो आम नागरिक हो या पब्लिक सर्वेंट हो, हाँ ठीक है, पब्लिक सर्वेंट हो, हाँ, देखो मैं कमेंट्स ऑफ कर दूंगा बिल्कुल, तुम मुझे, अब मेरा ध्यान पड़ता है, मेरी आज सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि मेरे को आज ये पूरा करना है। ठीक है, पूरा करने का मतलब है बहुत अच्छे से समझा के इसको पूरा करना है, क्योंकि कल से मैं आपके लिए एक नई चीज शुरू कर रहा हूं, फिर मैं एक और नई चीज शुरू करूंगा, फिर मैं एक और नई चीज शुरू करूंगा, जिससे आपकी मूल विधि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए।
तो आप ना प्लीज इस चीज में वो करो। एक बच्ची है वो कह रही सर मैं आपसे गुस्सा हुआ, मेरे कमेंट नहीं देखते हो। अब उसमें इतने सारे इमोजीज हैं, ध्यान पड़ जाता है उधर ही पूरा। तो ऐसा काम मत करो। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सब चीजों को देखते रहो। तो ऑफिस कार्यालय के प्रधान को सम्मन की 2 कॉपी भेजी जाएंगी और वह प्रधान, है ना, और वह प्रधान यानी कि मुखिया हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर करके वापस लौट आएगा। क्या करेगा? हस्ताक्षर करके वापस लौट आएगा, हस्ताक्षर करके वापस लौटा देगा। और ये सिग्नेचर सबूत होंगे, और ये सिग्नेचर सबूत या साक्ष्य होंगे कि वहां पर ये हमारा जो सम्मन है वो पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपकी वहां पर होने वाली है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सरकारी सेवक को समन भेजना है तो न्यायालय उस कार्यालय के मुखिया को, प्रधान को समन भेजेगा जिस ऑफिस में वह सरकारी सेवक काम करता है या सेवा करता है, और ऑफिस के प्रधान को सम्मन की 2 कॉपी भेजी जाएंगी जिन पर वह प्रधान यानी कि उस ऑफिस का हेड हस्ताक्षर करके वापस लौटाएगा, और ये हस्ताक्षर सबूत होंगे कि वहां पर समन भेजा गया है। अगर नहीं होता है तो फिर ये मुखिया भी और वो दोनों को टांग दिया जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगली धारा है सेक्शन 72, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। हाँ, आज इसको खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने सेक्शन 63 में देखा था सम्मन के प्रारूप, ठीक है, ऐसे ही यहां पर वारंट के प्रारूप के, वारंट किस किस तरह से दिखाई देंगे, क्या क्या उनमें पॉइंट्स होंगे, वो सारी की सारी चर्चाएं यहां पर आपकी होने वाली हैं। तो सेक्शन 72 गिरफ्तारी के वारंट और प्रारूप। तो प्रारूप का मतलब यहां पर वारंट, जो आपका वारंट है जिसको कहते हैं ना वारंट, वारंट का प्रारूप है। प्रारूप मतलब यहां पर फॉर्म्स की चर्चा हो रही है, फॉर्म की चर्चा हो रही है, मतलब कि वारंट कैसा दिखेगा, वारंट कैसा दिखेगा, ये कॉन्सेप्ट है, वारंट कैसा दिखेगा। सेकंड पॉइंट इज कि वारंट में क्या क्या बिंदु होंगे, वारंट में क्या क्या बिंदु होंगे, ये सारी चीजें, क्या क्या बिंदु, क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये मूलभूत बात, क्या क्या पॉइंट्स आपके होंगे, इस संदर्भ में वहां पर चर्चा की जा रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वारंट की अवधि। क्या है? वारंट की अवधि, ड्यूरेशन, यानी कि वारंट कब तक जारी रहेगा, अवधि, ड्यूरेशन। तो ये आपसे पूछ सकता है, हो सकता है धारा ना पूछे, हो सकता है डायरेक्टली इसी के बारे में बात करने का वह प्रयास करे। तो वारंट के प्रारूप और अवधि के बारे में बात हो रही है यहां पर। तो वारंट की अवधि से क्या मतलब है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, बस समझने पर ध्यान दो। सम्मन का क्या मतलब होता है गुरुजी? मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं तुम्हें लेकर, जब मैंने पहले ही बता दिया है, कहाँ थे तुम जब मैं इसको डिटेल से बता रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम, सम्मन क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूं, ये सब चीजें। हाँ, ये क्या चीज है, ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने सारी चीजें बता दी, मैं सम्मन से वारंट पर आ गया और तुम पूछ रहे हो कि सम्मन क्या होता है भाई। वारंट की अवधि, अवधि, अवधि का मतलब है कि कब तक, कब तक वारंट प्रभावी रहेंगे, कब तक वारंट प्रभावी रहेंगे, कब तक वारंट प्रभावी रहेंगे। अगर अगर कोर्ट किसी के नाम का वारंट जारी करता है तो कब तक वह वारंट आपका प्रभावी रह सकता है। तो नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट तो ऐसा है कि हो सकता है वारंट को कोर्ट ही क्या कर दे, हो सकता है हाँ हाँ, वारंट, अभिषेक, वारंट का सम्मन का मतलब होता है कोर्ट द्वारा किसी को बुलावा भेजना, है ना। जिस
जिस डॉक्यूमेंट के जरिए किसी को बुलावा भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, उसको सम्मन कहा जाता है मेरे प्यारे। ठीक है, तो कब तक वारंट प्रभावी रहेंगे? तो इसमें लिखना है जब तक कोर्ट उसको स्वयं रद्द ना कर दे। जब तक कोर्ट उसको स्वयं रद्द ना कर दे, है ना। मान लिया कोर्ट ने जारी करे वारंट और उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, यानी कि उनके तहत उन 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 उस वारंट के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और वो वारंट निकले हुए हैं, इशू हो रखे हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं है, तो एक कंडीशन ये बनती है कि कोर्ट को ही उनको अपनी तरफ से रद्द करना पड़ेगा कि भाई ये वारंट जो निकले हैं, जो इशू करे थे, हम इनको रद्द करते हैं। तब तक वो वारंट आपके जारी रहेंगे। तो कब तक? जब तक कोर्ट उसको स्वयं रद्द न कर दे तब तक वो जारी रहेंगे, तब तक वो प्रभावी रहेंगे। और दूसरी बात है या लिख करके इसमें या उन वारंट के माध्यम से, है ना, उन वारंट के माध्यम से किसी की, है ना, उन वारंट के माध्यम से गिरफ्तारी हो जाए, है ना, गिरफ्तारी हो जाए, उन वारंट के माध्यम से गिरफ्तारी हो जाए, उन वारंट के माध्यम से गिरफ्तारी हो जाए, यानी कि वारंट का एग्जीक्यूशन हो जाए। क्या हो जाए? वारंट का एग्जीक्यूशन हो जाए। तो दो चीज है आपकी 72 में कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। तो प्रारूप का मतलब फॉर्म, वारंट क्या होता है? वारंट यह है कि जब कोई समन बुलाने पर, है ना, जब समन भेजा जाता है किसी को कि भाई तुम कोर्ट में पहुंचो और वह कोर्ट में नहीं पहुंच रहा है, फिर दोबारा भेजा जाता है, फिर तिबारा भेजा जाता है, तो जब बार बार बुलाने पर भी कोर्ट में, किसी को बुलाने पर कोर्ट में और वह नहीं पहुंचता है, सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या पुलिस द्वारा की जा रही है बट वह कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसको कोर्ट में लाने के लिए वारंट जारी किए जाते हैं कि भाई तुमको क्या काम करना, जहां भी ये मिले इसको उठा करके और तुम ले आओ। ठीक है, तो वारंट कब तक जारी रहेंगे? वारंट की अवधि, तो जब तक कोर्ट उसको स्वयं रद्द ना कर दे या उन वारंट के माध्यम से गिरफ्तारी न हो जाए, है ना, उन वारंट के माध्यम से गिरफ्तारी ना हो जाए, तब तक आपके क्या रहेंगे? तब तक आपके वारंट जारी रहेंगे, यानी वारंट के एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन तक। तो ये चीज आपने ध्यान रखी होगी। नहीं प्रियंका, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? उस चीज को मैं 2-3 बार बता चुका हूं बेटा। हाँ, और भी मैं बात, मतलब अगेन एंड अगेन मैं बताने के लिए तैयार हूं। बट आप एक चीज देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा है, समन की तामील कैसे होगी। तो पुलिस अधिकारी द्वारा समन कोर्ट से लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट से लिया जाएगा और कोर्ट से लेने के बाद फिर वह पुलिस अधिकारी स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ को भेजकर 2 कॉपी में से 1 कॉपी उस व्यक्ति को दे देगा जिसको बुलाया गया है और उसके हस्ताक्षर करा लेगा। साइन तो तभी होंगे, तभी तो समन की तामील मानी जाएगी जब सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे आप कैसे ध्यान दे रहे हो, आप पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो बच्चों, कि अगर उसको मिले ही ना, ये कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, कोर्ट कैसे रद्द कर सकती है? आदेश द्वारा कोर्ट रद्द किया जा सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है? मुझे लगता है तुम पहली बार वाले हो, प्रज्ञान बैच वाले हो अभी। चलो कोई बात नहीं, प्यारे बच्चे हो आप हमारे, कोई दिक्कत नहीं। गिरफ्तारी के बाद के वारंट का प्रारूप। अब आगे, वारंट किसको निर्दिष्ट किए जाएंगे? डायरेक्ट, है ना, किसको निर्दिष्ट, है ना, निर्दिष्ट वारंट किसको निर्दिष्ट किए जाएंगे, यानी कि किसको दिए जाएंगे? डायरेक्ट करे जाएंगे। यहां पर है डायरेक्ट किए जाना। क्या किए जाना? डायरेक्ट, के किसको डायरेक्शन दी जाएगी, किसको डायरेक्ट किए जाएंगे, यानी वारंट के बारे में किसको डायरेक्शन दी जाएगी, कि वारंट के बारे में, वारंट के बारे में किसको किसको डायरेक्शन दी जाएगी, वारंट के बारे में किसको डायरेक्शन दी जाएगी, किसको डायरेक्शन दी जाएगी, है ना। वारंट के बारे में किसको डायरेक्शन दी जाएगी कि भाई ये वारंट है, लो, तो किसको दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा, मुझे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? हाँ, दरवाजे पर चस्पा, बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो वारंट किसको दिए जाएंगे, मतलब कि वारंट जो है, जो गिरफ्तारी का वारंट है, किसी के नाम का वारंट निकला है, तो वारंट किसको दिए जाएंगे? सीधी सीधी बात यह है कि वारंट किसको दिए जाएंगे, सीधी सीधी बात है, वारंट किसको दिए जाएंगे। अब जिसको उठा के लाना है उसको तो दिए नहीं जाएंगे,
दिए जाएंगे, वारंट किसको दिए जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 के मामूली मामलों में, यही भाषा लिखी है एक्ट में, मामूली यानी सामान्य मामलों में, सामान्य मामलों में, सामान्य मामलों में किसी पुलिस अधिकारी को, है ना, किसी पुलिस अधिकारी को ये दिए जाएगा। सामान्य मामलों में किसी पुलिस अधिकारी को यह दिया जा सकता है कि लो इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, लो इसको उठा करके लाओ, जहां भी ये है इसको उठा करके ले आओ, ठीक है ना, ये इसको उठा करके लाओ, इसको गिरफ्तार करके ले आओ, ये दिया जाएगा। ये तो मामूली मामलों में है। या इसमें लिखो अगर कोई विशेष मामला आ गया है और एकदम से कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है और तुरंत वो वारंट दिए जाने हैं और उनका निष्पादन होना जरूरी है, उनका एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, यानी कि उन वारंट के माध्यम से किसी आदमी की गिरफ्तारी तत्काल कराई जानी है, तत्काल कराई जानी है। तो ऐसे में वो किसको दिए जाएंगे? ऐसे में तो यदि तत्काल एग्जीक्यूशन करना है, यदि तत्काल, यदि वारंट का तत्काल निष्पादन कराया जाना है, तत्काल निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन, कराया जाना है, एग्जीक्यूशन कराया जाना है, तत्काल एग्जीक्यूशन कराया जाना है, तो किसी पुलिस अधिकारी को ना दे करके तो अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है ना, अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं पुलिस अधिकारी को दें, किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। और एक साथ एक पुलिस अधिकारी को भी दिया जा सकता है, एक से ज्यादा पुलिस अधिकारी को भी दिया जा सकता है कि भाई जो भी हो ना, जहां भी हो उसको उठा लाओ, कोई भी उठा लाओ तुम में से, ठीक है। तो यहां पर 74 में है वारंट किसको डायरेक्ट किए जाएंगे, यानी वारंट के बारे में किसको डायरेक्शन दी जाएगी, यानी वारंट किसको दिए जाएंगे, क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए कि तुमको इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। पर सामान्य और मामूली मामला है तो किसी एक पुलिस अधिकारी को एक से ज्यादा पुलिस अधिकारी को दिया जा सकता है, या तत्काल वारंट का निष्पादन एग्जीक्यूशन कराया जाना जरूरी है तो किसी भी व्यक्ति को वह वारंट दिया जा सकता है कि लाओ भाई उठा करके इसको ले आओ। बोलो बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बताओ। मैं थोड़ा जल ले लेता हूं। हम्म आओ, समझ में आया? हाँ हम्म हाँ, घर पर चस्पा कर दिया जाता है, ये भी स्थिति है। ये पुरानी विधि के अनुसार है, नई विधि में इस तरह से बातों को उतना स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। मूलतः ये चीजें वहां पर हस्ताक्षर कराए जाने जरूरी। आवाज बंद हो गई है, नहीं आवाज तो आ रही है। बाल विवाह इत्यादि जो है उसकी कुछ ही पॉइंट्स बताना है, उसको विविध में बताएंगे हम। हाँ, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ। अन्य व्यक्ति में कोर्ट जिसको चाहे, आपको एक बात पता लगेगी, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है, ये चीज आपको पता होगी, है ना। हमने पहले इस चीज को पढ़ लिया है, हमने पहले ही इस चीज को देख लिया है। उसके बाद अगला, वारंट कहां निष्पादित किए जा सकते हैं। मतलब कि वारंट अगर जारी हो गया है, सपोज करो कि दिल्ली से जारी हुआ है, सपोज करो पटना से जारी हुआ है, लखनऊ से जारी हुआ है, या मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, मेरठ से, प्रयागराज से, मुरैना से, भिंड से, ठीक है, आपके पूर्णिया से, या आपके जम्मू कश्मीर के किसी जिले से, कहीं से भी वारंट जारी हुआ है तो वो कितनी सीमा तक में एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यानी कि यहां पर आपको बात लिखनी है कि वारंट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कहां गिरफ्तार किया जा सकता, किसी व्यक्ति को कहां गिरफ्तार किया जा सकता है, कहां गिरफ्तार किया जा सकता है, कहां गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को कहां गिरफ्तार किया जा सकता है,
किसी व्यक्ति को कहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है ये नहीं कि अगर अगर ये लिख दिया जाए कि भाई 2 जिले छोड़ करके गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, 2 जिले छोड़ करके गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी कहीं भी भाग करके दूसरे तीसरे जिले में अन्य राज्य में हो जाएगा। तो एक बात ध्यान से आप सुने कि वारंट का एग्जीक्यूशन निष्पादन भारत के किसी भी स्थान पर किया जाएगा, हो सकता है भारत के किसी भी स्थान पर या किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में आदमी जाकर के छुप जाए, पुलिस वहीं से उठा करके लाएगी, ठीक है। चाहे जम्मू कश्मीर का व्यक्ति अंडमान निकोबार में जाकर के इंदिरा पॉइंट पे बैठ के छुप जाए, पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस वहीं से उठा करके उस व्यक्ति को लाएगी, हाजिर करेगी। भारत के किसी भी स्थान पर या किसी भी कोने में किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा, दैट्स ऑल, बात खत्म हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि वारंट का एग्जीक्यूशन निष्पादन भारत के किस स्थान पर होगा या किस कोने पर होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भारत के किसी भी स्थान पर या किसी भी कोने में इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। ये 79 आपका बोल रहा है। अगला सेक्शन, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, बहुत बढ़िया, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन, ठीक है, प्रोक्लेमेशन। उद्घोषणा का मतलब क्या है? उद्घोषणा का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यहां पर ये समझो, ये उद्घोषणा जो यहां पर लिखा हुआ है, उद्घोषणा, उद्घोषणा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्लेमेशन। अब हाँ, प्रोक्लेमेशन, आप में से आधे ऐसे होंगे जिसको ना तो उद्घोषणा का मतलब समझ में आ रहा होगा और ना ही, हाँ, हम्म हम्म हाँ, विनीत विनीत बोल रहे हैं कि सर आप क्या पढ़ाते हो, आपका पढ़ाया वो आपके टेस्ट में तो आता नहीं है। दरअसल क्या है कि हमारे टेस्ट बन रहे थे और उसमें क्या हुआ था कि जो बच्चा था, जो टेस्ट बनाने वाला बच्चा था, उसके द्वारा एक छोटी सी त्रुटि हुई। हाँ, उसके द्वारा एक छोटी सी त्रुटि हुई, उसके द्वारा छोटी सी त्रुटि क्या हुई कि उसने भारतीय साक्षर अधिनियम के प्रश्न डालने ज़्यादा शुरू कर दिए और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने में व्यस्त था तो ये मेरी भी त्रुटि हुई कि मैं भी उनको देख नहीं पाया। तो चीज़ें उसी हिसाब से अब दी जाएंगी जो परीक्षा के हिसाब से उपयोगी है। ये थोड़ा ही है कि आप क्या पढ़ाते हो और ये हो गया वो हो गया, ये ऐसे नहीं होता है। हाँ, आप देखो जाके प्रीवियस ईयर करो, क्वेश्चन करो, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये थोड़ा ही कि भाई मास्टर ये क्या हो रहा, फांसी पे टांग दिया गया है, ठीक है। तो उद्घोषणा और प्रोक्लेमेशन, आप, मैं बोल रहा था कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिसको उद्घोषणा और प्रोक्लेमेशन दोनों का ही अंतर पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है, प्रोक्लेमेशन और उद्घोषणा, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, यानी कि इसका सामान्य अर्थ है घोषणा, यानी कि सीधे सीधे बात है कि सार्वजनिक रूप से बुलावा भेजना, सार्वजनिक रूप से बुलावा भेजना, सार्वजनिक रूप से बुलावा भेजना, यानी कि ये बुलावा अखबार इत्यादि में निकलवा दिया जाएगा, ठीक है, अखबार आदि में, अखबार आदि में उद्घोषणा करना, ठीक है। जैसे किसको कहते हैं कि उद्घोषणा मतलब एक तरह से समझ लो, जैसे कह देते हैं किसी को, बोल देते हैं इनामी बदमाश है, ये उसके नाम का वो निकला हुआ है, पूरा सर्कुलर निकला हुआ है कि आदमी जहां भी मिले इसको पकड़ करके ले आओ, इस तरह का इनामी बदमाश। तो यानी कि उद्घोषणा का मतलब है कि अगर कोई फरार व्यक्ति है, फरार व्यक्ति किसको माना जाएगा? फरार व्यक्ति वो है जो गिरफ्तारी से बच रहा है ना, जो गिरफ्तारी से बच रहा है, ठीक है, गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तार किया जाना है। पहली कंडीशन समन है, पहली कंडीशन क्या है? समन देना है, समन में किसी को बुलाया गया तो वारंट जारी होंगे। पहली बात समन दिया गया, अगर समन में पहुंच गया सारी बात हो गई, दैट्स ऑल। समन बार बार दिए जा रहे हैं, समन भेजने पर भी नहीं आ रहा है, और तो फिर वारंट दिए जाएंगे, वारंट दिए जाएंगे, वारंट में उठा करके गिरफ्तार करके लाया जाएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तारी से बच रहा है, या क्या है, या क्या है कि कोर्ट में उसने अपने बयान वगैरह दे दिए हैं, कोर्ट में बयान देने के बाद, बयान देने के बाद, कोर्ट में बयान देने के बाद,
कोर्ट में बयान देने के बाद फरार हो गया है, भाग गया है, फरार हो गया है, कोर्ट में बयान देने के बाद फरार हो गया है, भाग गया है, भाग गया है, तो ऐसे आदमी को बुलाने का क्या तरीका है? ऐसे आदमी को बुलाने का तरीका है प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, कि भाई इस तारीख से इस तारीख के बीच में इस जगह इस समय तुमको पहुंच जाना है। यानी कि सार्वजनिक रूप से किसी को बुलावा भेजना, अखबार आदि में स्थान आदि बताना, यह है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। कि भाई सीधी सीधी बात यहां पर यह है कि भाई इस समय, है ना, इस समय और इस स्थान पर, है ना, इतनी तारीख तक पहुंच जाना, इतनी तारीख तक पहुंच जाना, यह है उद्घोषणा। पहुंच जाना, इतनी तारीख तक इस समय इस स्थान पर तुम पहुंच जाना। नहीं तो अब क्या होगा, अगर तुम नहीं आओगे, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी जो संपत्ति है घर में, उसको हम कुर्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसको हम फोर्टिफाइड कर लेंगे, उसको हम कुर्क कर लेंगे, उसको हम जब्त कर लेंगे, संपत्ति को कुर्क कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। इस हिसाब से चीजें आपकी वहां पर रखनी है। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन आपको समझ में आया होगा कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो फरार व्यक्ति कौन? जो गिरफ्तारी से बच रहा है या कोर्ट में बयान देने के बाद फरार हो गया है, भाग गया है। उद्घोषणा मतलब प्रोक्लेमेशन, यानी सार्वजनिक रूप से किसी को बुलावा भेजना अखबार आदि में और यह बताना कि इस समय इस स्थान पर इतनी तारीख तक तुमको पहुंच जाना है। यह बात आपको समझनी चाहिए। उसमें अभी यहां पर समय अवधि वगैरह भी है, उसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं कराऊंगा, नहीं तो आप वहां पर विचलित थोड़े से हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला सेक्शन 84 हो गया है हमारा। अब है हमारा सेक्शन 85, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, यानी कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन। जो फरार हो गया है व्यक्ति, फरार व्यक्ति आपको समझ में आ गया है, तो फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो यहां पर आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर बात लिखी जाएगी कि फरार व्यक्ति की उद्घोषणा के बाद, है ना, उद्घोषणा कर दी। ठीक है, फरार व्यक्ति की उद्घोषणा कर दी कोर्ट ने कि भाई उसको इतने समय तक पहुंचना है, तो कोर्ट चाहे तो उसी समय, उसके उसके कुछ दिन बाद, उद्घोषणा करने के, प्रोक्लेमेशन के कुछ दिन के बाद, सार्वजनिक रूप से बुलावा भेजने के बाद, सार्वजनिक रूप से बुलावा भेजने के बाद, या कुछ दिन बाद कि वो आ ही नहीं रहा है, तो उसको डराना तो थोड़ा सा पड़ेगा ना। डराने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी संपत्ति की कुर्की दिखानी पड़ेगी कि भाई हम तेरा जो सामान है घर में, ये मकान दुकान वगैरह जो भी है, इसको कुर्क कर रहे हैं, यानी कि जब्त कर रहे हैं, और जब्त करके मैं इसको आपकी गवर्नमेंट को पहुंचा रहा हूं। ठीक है, मैं आपकी गवर्नमेंट को इसको पहुंचा रहा हूं। तो फरार व्यक्ति की उद्घोषणा, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा लिख लो, फरार व्यक्ति के लिए कोर्ट द्वारा उद्घोषणा करने के बाद, उद्घोषणा करने के बाद, उद्घोषणा करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। हाँ, कोर्ट फरार व्यक्ति की, और कोर्ट फरार व्यक्ति की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की के आदेश दे सकता है ना, कुर्की, कुर्की के आदेश दे सकता है, कुर्की के आदेश दे सकता है। अब यहां पर फिर आपको समझ में ना आए कुर्की, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, कुर्की से मतलब है एक तरह से संपत्ति को जब्त कर लेना, संपत्ति को जब्त कर लेना, संपत्ति को जब्त कर लेना ही कुर्की कहलाता है। क्या है? संपत्ति को जब्त कर लेना ही आपका कुर्की कहलाता है। तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन के बाद किसी भी व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की के आदेश दे सकता है। हाँ, चलो और चल दोनों, हाँ वो तो संपत्ति सभी आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ बेटे, आप पढ़ने पे ध्यान दे लो, मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ज्यादा, कि अगर आप पढ़ने पे ध्यान दोगे ना, तो जितना मैं अच्छा समझा पा रहा हूं उससे भी बहुत अच्छा समझा पाऊंगा। आप मतलब कोई कुछ बोल रहा है सर बाल विवाह सर, मतलब जो चीज चल रही है उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप मतलब खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करो कि क्या आप आज की डेट में, है ना, क्या आप आज की डेट में, क्या आप आज की डेट में
अपने आप को सब इंस्पेक्टर पद के लिए और उस जिम्मेदारी के लिए तैयार मानते हो? खुद सोचो, सेल्फ एग्जामिनेशन करो। हाँ, इंपॉर्टेंट सेक्शन ही करवाए जा रहे हैं जो जो जरूरी है आपके। ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन करो इस चीज को कि आप अपने प्रति कितने जिम्मेदार हैं, कितने जवाबदेह हैं। कि जब आपको बीएनएसएस की महत्वपूर्ण धाराओं को बहुत गंभीरता से पढ़ाया जा रहा है तो आप क्या बातें कर रहे हो। कोई बोल रहा है साक्ष्य अधिनियम के प्रश्न आते हैं, ये ध्यान आपका नहीं पड़ा। अभी रुको, अभी रुको, तुम अभी इसको ध्यान नहीं, अगला जो मौका आएगा उसमें उसमें प्रश्नों को मैं अपने आप डालूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, तलाशी वारंट कब आपका जारी किया जा सकता है। ठीक है, तलाशी वारंट कब आपका जारी किया जा सकता है। इससे पहले एक धारा जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए आप, इसके पीछे ले लेते हैं। धारा ये है हमारी 96, उसके पहले हमको देखनी है एक धारा 94, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। सेक्शन 94 है ना, सेक्शन 94 है ये। अब तलाशी किस चीज की, तो तलाशी किस चीज की, तलाशी वारंट, तलाशी किस चीज की होती है। तो तलाशी व्यक्तियों की भी हो सकती है, वस्तुओं की भी हो सकती है, दस्तावेजों की भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट की भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट की भी। अन्य व्यक्ति में कोई भी आ सकता है, अन्य व्यक्ति में पुलिस अधिकारी के अलावा कोई भी आ सकता है, उस चीज को ध्यान रखो। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सेक्शन 94 में कि दस्तावेज, दस्तावेज मतलब कि डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मतलब कि डॉक्यूमेंट्स या अन्य चीज, या अन्य चीजों, या अन्य चीजों, है ना, या अन्य चीजों। अभी समझ में आएगा कि दस्तावेज क्यों और अन्य चीज क्यों, और वो क्या चीज हो सकती है। अन्य चीजों को कोर्ट में बुलाने के लिए समन, कोर्ट में बुलाने के लिए, बुलाना तो नहीं है, कोर्ट में पेश करने, बुलाना तो आदमी के लिए है, कोर्ट में पेश करने के लिए समन, पेश करने के लिए समन, पेश करने के लिए समन। हाँ, जरूरी दस्तावेजों को और अन्य चीजों को कोर्ट में पेश करने के लिए समन। तो आप बोलेंगे सर के दस्तावेजों को क्यों मंगाया जाएगा, या कोई अन्य चीजें हैं इनको क्यों, है ना, इनको कोर्ट में क्यों बुलाया जाएगा, क्यों मंगाया जाएगा, कोर्ट में, कोर्ट में क्यों पेश करने के लिए कहा जाएगा, पेश करने के लिए कहा जाएगा, कोर्ट में पेश करने के लिए कहा जाएगा, कोर्ट में पेश करने के लिए कहा जाएगा। या और कहां पेश करने के लिए, या थानाधिकारी, है ना, थानाधिकारी, थानाधिकारी, या थाने का भार साधक, या थाने का भार साधक, यानी कि आपका ऑफिसर इंचार्ज, है ना, पुलिस स्टेशन का, पेश करने के लिए क्यों कहेगा, पेश करने के लिए क्यों कहेगा, पेश करने के लिए क्यों कहेगा। ठीक है, तो दस्तावेजों को या अन्य चीजों को कोर्ट पेश करने के लिए क्यों कहेगा, या थानाधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी। और ये थाने का भार साधक अधिकारी भी विशेषकर कौन हो सकता है, किसी मामले का, है ना, मामले का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मामले का, किसी केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अन्वेषण करने वाला, है ना, जो अन्वेषण कर रहा है, अन्वेषण करने वाला अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी क्यों मंगाएगा, क्योंकि, अब यहां पर उत्तर दें क्यों, तो यहां पर लिखेंगे हम क्योंकि, क्यों, तो यहां पर लिखेंगे हम क्योंकि इन दस्तावेजों या चीजों के द्वारा, चीजों के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, या ट्रायल में मदद मिल सकती है, या कोर्ट में, या ट्रायल, ट्रायल मतलब विचारण में हेल्प मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, में मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है।
ठीक है, अब इसको, ये मैंने लैंग्वेज पूरी बनाई है, अब इसको ध्यान से आप लोग समझिए, ध्यान से आप जानने का प्रयास करिए कि अगर किसी केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जरूरत पड़े किसी डॉक्यूमेंट की या किसी चीज की जिसको वह जरूरी समझता है कि केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए या आगे जो कोर्ट में ट्रायल होना है उसके लिए वो जरूरी है, या सेम चीज कोर्ट समझता है कि ये डॉक्यूमेंट और ये चीजें इन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए जरूरी है, तो कोर्ट या थाना अधिकारी, कोर्ट तो क्या भेजेगा, कोर्ट तो भेज देगा समन, कोर्ट तो भेजेगा समन, कोर्ट तो समन भेज देगा, और ये थानाधिकारी क्या भेजेगा, ये थानाधिकारी एक लिखित आदेश भेजेगा। क्या भेजेगा, ये थानाधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा ऐसी डॉक्यूमेंट्स को या ऐसी वस्तुओं को अपने पास या कोर्ट में पेश करने के लिए बोल सकता है। हाँ हाँ हाँ, बताओ, समझ में आया? हाँ बताइए। हाँ, जो छोटे मोटे एक्ट्स हैं जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण हो गया, अनैतिक अनैतिक व्यापार का, अनैतिक व्यापार करवा तो रखा है, अनैतिक व्यापार करवा रखा है मैंने। बताओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, सामने से हटिए, बिल्कुल हट गए, लो सामने से हट जाते हैं, बिल्कुल भाई, डांटो मत आप, अगर आप डांटोगे तो कैसे काम चलेगा। हम्म, बोलो, समझ में आ गया? सामने से हट गए, हट गए। हम्म, और कल कराइएगा? नहीं भाई, ये आज ही होएगा। सर नहीं, आप अगर लिखोगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्लास के खत्म होते ही तुरंत अपलोड करवा दूंगा, तो आप इसको बाद में तसल्ली से भी लिख सकते हो। सर कुछ मोटिवेट कर दीजिए हम सबको। मोटिवेशन अपने माँ बाप के चेहरे पर पड़ती हुई झुर्रियों को और हाथों पैरों की शक्ति जो कमजोर हो रही है उसको देख लीजिए, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। नहीं आदित्य, आप ब्लॉक नहीं हो, मेरी क्लास में कोई ब्लॉक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 94 है कि बुलावा भेजना, ठीक है, चीजों और वस्तुओं। उसके बाद सेक्शन 96 क्या कहता है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा। आप ध्यान से सुनो, तलाशी वारंट, किसी चीज का तलाशी वारंट, तो ये तलाशी वारंट कब किसके लिए जारी किया जाएगा। तो यदि सेक्शन 94 में, सेक्शन 94 में हमने कोई दस्तावेज मंगाए थे, आप लेकर के नहीं आए, दस्तावेज या अन्य वस्तुओं का, है ना, या अन्य वस्तुओं का, अन्य वस्तुओं को पेश करने के लिए समन भेजा था, पेश करने के लिए, पेश करने के लिए हमने क्या भेजा था सेक्शन 94 में कि भाई दस्तावेजों को या अन्य वस्तुओं को कोर्ट ने समन भेजा था, या क्या है कि अधिकारी ने लिखित आदेश भेजा था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने लिखित आदेश भेजा था, और तो समन का जवाब नहीं देता या लिखित आदेश का जवाब नहीं देता, तो कोर्ट फिर क्या काम करता है, तलाशी वारंट जारी कर देगा। व्यक्तियों के संदर्भ में समन जारी होता है तो वो अगर नहीं पहुंचते तो वारंट जारी हो जाता है, और वस्तुओं के संदर्भ में यदि पेश करने का समन जारी होता है और समन नहीं भेजा, मतलब वस्तुओं को उपस्थित नहीं करता है, दस्तावेजों को उपस्थित नहीं करता है, तो उन वस्तुओं और दस्तावेजों के लिए सेक्शन 96 में तलाशी वारंट जारी कर दिया जा सकता है, ठीक है, तलाशी वारंट जारी कर दिया जा सकता है। और तलाशी वारंट केवल और केवल सेक्शन 94 के लिए नहीं, 95 किसी पत्र को पेश ना करने पर भी जारी हो सकता है, ठीक है। 95 में पत्र को पेश करने के लिए समन है, पत्र को पेश करने के लिए समन भेजना है, तो अगर इनको क्या करता है, इनकी 94 और 95 के आदेशों की तामील नहीं करता, आदेशों की तामील यानी कि सर्व न करते हुए, सर्व न करते हुए, उनको, उनकी बात ना मानते हुए दस्तावेजों को, दस्तावेजों को या वस्तुओं को या पत्र को पेश नहीं करता, या पत्र को पेश नहीं करता, पेश
नहीं करता है, पेश नहीं करता है, तो तलाशी वारंट जारी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो फिर पुलिस जाएगी और तलाशी करके लेकर के उनको आएगी, तलाशी वारंट जारी होगा, तलाशी वारंट जारी होगा। ठीक है। सेक्शन 96 है कि 94 में जिन डॉक्यूमेंट्स को और वस्तुओं को बुलाने के लिए कोर्ट द्वारा सम्मन या अधिकारी द्वारा लिखित आदेश दिया गया था, ये जाने पर भी पेश नहीं करता है, या सेक्शन 95 में पत्र को पेश करने के लिए सम्मन भेजा गया था, उसको नहीं पेश करता है, तो क्या कर सकता है, कोर्ट तलाशी वारंट जारी कर सकता है सेक्शन 96 में। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इस चीज को आप समझिए। अच्छा, दुष्यंत उपाध्याय, पहली बार मौका। सारे जरूरी एक्ट करवाए जा चुके हैं भाई, तुम नशे में क्यों घूम रहे हो भाई। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पुस्तक में सभी जरूरी चीजें दी गई हैं, पर पुस्तक में थोड़े से संशोधन की अभी अपेक्षा है, वो संशोधन अभी चल रहा है। और देखो, जैसे जो नए बच्चे लेंगे बुक को, बुक एक नंबर है, इससे बेहतरीन बुक शायद ही आपको पूरी मार्केट में देखने को मिलेगी, जितने अच्छे ढंग से सभी के सभी एक्ट्स को सिंपल वे में बताया गया है, आप आसानी से समझ सकते हो, याद कर सकते हो, और चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पर कुछ चीजें उसमें आपका, जैसे आपके वो जा रहे हैं, आपके वो आए हमारे पास परामर्श आए, ठीक है, परामर्श वगैरह आए, तमाम चीजें हैं, तो पुस्तक में हमेशा संशोधन की गुंजाइश रहती है, तो संशोधन किया जाएगा अगले संस्करण में, और संशोधन करने के बाद जो छोटी मोटी एक दो त्रुटियां हैं उनको सुधारा जाएगा। अब जिन्होंने पहले से किताब ले ली है उनके लिए 2-4 पन्नों की एक पीडीएफ बना करके उसको अपलोड किया जाएगा, तो आप उसको निकाल लीजिएगा, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, हर चीज का समाधान रहता है। उसके बाद यहां पर है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी, तलाशी वारंट का जारी किया जाना। आपने देखा होगा सदोष परिरुद्ध का क्या मतलब है यहां पर, तो आपने देखा होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, है ना, रॉन्गफुली कन्फाइंड, ना कन्फाइनमेंट, परिरुद्ध करना यानी कि एक तरह से बंदी बना लेना, एक तरह से बंदी बना लेना। तो अगर क्या हो रखा है कि किसी ने क्या काम कर रखा है, किसी को बंदी बना के रखा हुआ है, बंद करके रख लिया है, परिरुद्ध करने का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से किसी को कैद कर लेना। एक होता है सदोष अवरोध, एक होता है सदोष परिरोध। मैं आपको बीएनएस में पढ़ा करके आ गया हूं। सदोष अवरोध का क्या मतलब है कि जिस दिशा में कोई व्यक्ति जाना चाहता है, जिस डायरेक्शन में कोई व्यक्ति जाना चाहता है, उसको उस डायरेक्शन में जाने से रोक देना कि भाई यह तुम नहीं जाओगे इस डायरेक्शन में, जिधर भी जाना है। और परिरोध, परि मतलब चारों तरफ, चारों ओर से, रोध मतलब रोक देना, किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोक देना, यानी कि या तो किसी कमरे में बंद कर देना, या बंदूक लेकर के किसी खुले स्थान में बिठा देना कि अगर यहां से 1 इंच हिला तो उसको गोली मार देना। तो ऐसी स्थितियां अगर बन रही हैं तो सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी वारंट की यहां पर आपकी चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सदोष व्यक्ति के लिए तलाशी वारंट, यहां पर आप लिखिए सदोष परिरुद्ध, सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए तलाशी वारंट, है ना, किस लिए, उसको पेश करने के लिए, उसको पेश करने के लिए, उसको पेश करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कौन देगा, सबसे बड़ी बात है कौन जारी करता है। सबसे पहले लिखेंगे आप कौन जारी करेगा, ये तलाशी वारंट कौन जारी करेगा, ये तलाशी वारंट कौन जारी करेगा। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है या तो डीएम साहब, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या कोई भी फर्स्ट क्लास, या कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, या कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को पेश करने के लिए क्या कर सकता है, आपका तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट आप देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। क्लास चलती रहेगी जब तक आज ये पूरा नहीं हो जाता, चाहे 4 बज जाए, 4:30 वैसे मेरे को उम्मीद है कि 4:30 तक हमारा काम पूरा हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, क्या मेरा भी तो संडे है भाई।
नहीं, बीएनएस और बीएनएसएस में कुछ धाराएं छोड़ दी गई हैं, नहीं सब चीजें पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ जा रही है। पुस्तक में 2 4 5 चीजों में संशोधन की जरूरत है, और वो संशोधन हो रहा है, और उसके बाद वो आपको भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए क्या है, तलाशी वारंट जारी किया जाएगा, बंदी बना लिया गया है जिनको, और इसको ऐसा तलाशी वारंट कौन जारी करेगा, तो डीएम, एसडीएम या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट इसको कर सकता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश की हिंदी भी लिखवा दिया करो, हिंदी इंग्लिश की हिंदी ये सब लिखा हुआ तो है, देखो सब सब हिंदी में ही। अब डीएम की हिंदी क्या लिखवाऊं, जिला दंडाधिकारी उसके बाद एसडीएम का, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, उपखंड 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 दंडाधिकारी, पागल हो जाओगे तुम पागल हो जाओगे। हाँ, उसके बाद सेक्शन 101 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। अपहृत, अपहृत का मतलब क्या है कि अपहृत स्त्री, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अपहृत स्त्री, अपहृत स्त्री यानी कि अपहरण, ऐसी स्त्री जिसका अपहरण किया गया है, ऐसी स्त्री जिसका अपहरण किया गया है, अपहरण 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 यानी कि एबडक्शन, एबडक्शन, एबडक्शन में क्या होता है, बल या छल द्वारा किसी व्यक्ति को उसके क्या कह सकते हैं, उसके संरक्षक या माता पिता की सन्निधि में से बिना पूछे उड़ा ले जाना, ये क्या चीज है, बल या छल द्वारा उड़ा ले जाना, है ना, वहां से गायब कर देना, ये है। तो आपने देखा होगा कि जिन लड़कियों को देह व्यापार में उतारा जाता है, ठीक है ना, जिन लड़कियों को देह व्यापार में उतारा जाता है, उन लड़कियों को, है ना, उन लड़कियों को ऐसे ही तो या तो व्यपहरण होता है या उनका अपहरण होता है, और ले जा करके उनको कैद करके रख लिया जाता है। तो यदि कोई अपहृत स्त्री यानी कि ऐसी स्त्री जिसका अपहरण किया गया है, एबडक्शन किया गया है, या आप बीएनएस में पढ़ के आ गए हो, अपहरण किया गया है, अपहरण जिसका किया गया है, अपहरण जिसका किया गया है, और ये अपहरण किस लिए किया गया है, किस लिए किया गया है, किस लिए किया गया है, अपहरण किस लिए किया गया है, किस लिए किया गया है, तो आपको यहां पर लिख देना है गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए, गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए, गैर कानूनी उद्देश्य। तो गैर कानूनी उद्देश्य क्या हो सकते हैं भाई, या तो किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाना चाह रहा है कोई किसी और के लिए, हाँ आज आप एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो, नहीं नहीं मैं फुल एनर्जेटिक हूं, मेरे को बहुत बच्चे वो कर रहे हैं, एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कमेंट कैसे बंद करूं जिससे मैं अच्छे से पढ़ा पाऊं और अच्छे से पढ़ा पाऊं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है रुको, मैं नहीं, सब दिया गया है, चिंता मत करो। हाँ चलो, हट गए कमेंट्स अभी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं पढ़ाने पे विशेष गौर करता हूँ। ठीक है, जब किसी स्त्री को गैर कानूनी ढंग से और गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए अपहृत किया जाता है, और यदि ऐसी स्त्री, है ना, और यदि यह स्त्री क्या कर दे, यह स्त्री, यदि यह स्त्री क्या कर दे, यह स्त्री शिकायत करे, यह व्यक्ति, यह स्त्री शिकायत करे और लिख कर दे, और लिख कर दे, लिख कर दे, लिख कर देवे, लिख कर देवे, तो क्या हो सकता है, तो यहां पर आपके आदेश दिए जा सकते हैं, विवश करने की शक्ति किसके पास है, तो यहां पर तो डीएम या एसडीएम या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, तो डीएम या एसडीएम या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उसे वापस करने के आदेश देगा, उसे वापस करने के आदेश देगा, उसे वापस करने का आदेश देगा। वापस करने के आदेश किसे, कि उसी के माता पिता या संरक्षक को वापस करने के लिए बोलेगा कि भाई इसको तुम वापस करो। अपहृत स्त्री, तो अपहृत यहां पर इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसी लड़की जिसको या ऐसी महिला जिसको
गैर कानूनी ढंग से, स्त्री में कौन आ जाएगा, स्त्री में दोनों आ जाएंगे, स्त्री में कोई महिला भी आ जाएगी, है ना, कोई महिला भी आ जाएगी, और स्त्री में कोई बालिका भी आ जाएगी, दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसी स्त्री जिसको गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए गैर कानूनी ढंग से बंद कर लिया गया है, और ऐसी स्त्री शिकायत करे और लिखकर देवे, तो डीएम, एसडीएम या प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट के पास उसको वापस करने के आदेश देने की शक्ति है। ये सेक्शन 101 में कहा गया है, ठीक है। मैं इन डिटेल सब चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, इन डेप्थ चीजों को पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा 101। आगे बढ़ते हैं 126। इससे पहले कुछ एक दो धाराओं को मैं आपके लिए ऐड करना चाहता हूं। इसमें आप लिखिए सेक्शन 108, सेक्शन 108। सेक्शन 108 क्या कह रहा है, इसके हैंड रिटन और ये बोर्ड पीडीएफ दोनों की दोनों आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या चीज है, कोई मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में, मान लिया कोई मजिस्ट्रेट है, चाहे तो कोई मजिस्ट्रेट में इसमें आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी डीएम, एडीएम, एसडीएम या कोई भी अदर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जिसमें आपका सीजेएम, एसीजेएम, जेएमएफसी, जेएमएससी अपनी मौजूदगी में वो कहीं पर खड़े हुए हैं, अपनी मौजूदगी में कोई मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में तलाशी के आदेश दे सकते हैं, तलाशी के आदेश दे सकते हैं, तलाशी के आदेश दे सकते हैं, तलाशी के आदेश दे सकते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। मान लिया कि अगर आप मजिस्ट्रेट हो या मैं मजिस्ट्रेट हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पर निकला हुआ हूं, ब्यौरे के लिए निकला हुआ हूं या दौरे के लिए निकला हुआ हूं, कुछ भी है, तो अगर मेरा मन कर रहा है कि भाई मेरे को ना इस स्थान की तलाशी करवानी है, तो मैं तुरंत कहूंगा कि इंस्पेक्टर साहब इस जगह का आप निरीक्षण करिए, इस स्थान की तलाशी लीजिए। तो अगर मैं ये सेक्शन 108 मेरे को ये सामर्थ्य दे रहा है, मेरे को ये शक्ति दे रहा है कि मैं किसी भी स्थान की अपनी मौजूदगी में तलाशी करवा सकता हूं, ये सेक्शन 108 आपका बोल रहा है। सेक्शन 108 को थोड़ा सा आप ध्यान रखें और थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें। आगे और सेक्शन जो है उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमारा आ जाता है एक सेक्शन 111D घ, इसको आप ऑरली याद रख लीजिए। ये संपत्ति की परिभाषा देता है, किसकी, आपसे सीधे पूछा जाए कि संपत्ति की परिभाषा किसमें दी गई है, बीएनएस के कौन 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 सेक्शन में है, तो आपको बोलना पड़ेगा संपत्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी किसमें दी गई है, तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आपके सेक्शन 111D में दी गई है, सेक्शन 111D में दी गई है, ठीक। बोलो, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है, बताओ मुझे। अब करो कमेंट आप, मुझे भी थोड़ा थोड़ा सांस लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म अब करिए कमेंट आप। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। चलिए, समझ में आ रहा है सर, रहने दीजिए, जिसको अगर ऐसा लग रहा है रहने दीजिए, वो क्लास को बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एपीओ के लिए तो मुझे देखो, मैं तो बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने कभी एपीओ का कोई पेपर देखा नहीं है, ठीक है। कि मैं कोई एपीओ, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि भाई आप एपीओ के लिए इसको देख लो। हम्म ठीक है, चलिए। अब एक एक परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, एक परिभाषा, एक एक धारा मैं आपको बताता हूँ। वो धारा 121 है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। ये क्या है, ये है कुर्की के बदले जुर्माना, कुर्की के बदले जुर्माना, बस इसको ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग में रखें। कुर्की के बदले जुर्माना, कुर्की के बदले जुर्माना यानी फाइन। देखो, कुर्की में क्या होता है, संपत्ति जब्त करी जाती है। कुर्की में क्या होता है, जो संपत्ति होती है वो जब्त करी जाती है। कुर्की में संपत्ति जब्त की जाती है, कुर्की में संपत्ति को जब्त किया जाता है, और कुर्की में संपत्ति को जब्त करके उस संपत्ति को
किसको दे दिया जाता है? आपकी केंद्र सरकार को या सरकार को दे दिया जाता है कि भाई तुम इस संपत्ति को संभालो, इत्यादि बात बोल दी जाती है। परंतु कई बार कुछ ऐसा केस बन सकता है कि कुछ पेश फंस जाए, संपत्ति कुर्क नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रही है, तो फिर कोर्ट क्या काम कर सकता है? 121 के तहत, BNSS 121 के तहत जो संपत्ति जब्त करी जानी है और वह संपत्ति जब्त नहीं हो पा रही है, तो उसका बाजार मूल्य लगवा लिया जाता है कि भाई इसका बाजार में क्या मूल्य हो सकता है इस समय, और उसके मूल्य को जुर्माने के रूप में लिया जा सकता है। यह है कुर्की के बदले जुर्माना। ठीक है, यह है कुर्की के बदले जुर्माना। इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को आप समझ लें में। तो सेक्शन 108 कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में तलाशी के आदेश दे सकता है। सेक्शन 111 संपत्ति की परिभाषा, सेक्शन 121 कुर्की के बदले जुर्माने के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, हाँ मैक्सिमम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि भाई कैसे होगा ये प्रतिभूति वगैरह, ये सब चीज क्या है, इसका क्या मतलब होता है, हाँ इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है। तो यहां पर क्या है, अन्य दशाओं में, मूलतः यहां पर क्या है, यह है कानून की भाषा। यहां पर 121 में आपको समझना है कि लोक परिशांति जो है, पब्लिक पीस जो है, लोक परिशांति, लोक परिशांति सीधे सीधे आप इसको कह लीजिए पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या पीस ना, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन हो रहा है उस श्रेणी में, यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट में समझा करके आ चुका हूं आपको, यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आपके डीएम आ जाएंगे, आपके एडीएम आ जाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके एसडीएम आ जाएंगे, मूलतः ये। ठीक है, इनको यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति, लगता है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, शांति भंग कर सकता है, तो उससे क्या करवाया जा सकता है? प्रतिभूति सिक्योरिटी, यानी कि उससे गारंटी या बंध पत्र भरवा सकता है कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे, बंध पत्र भरवा सकता है, बंध पत्र भरवा सकता है कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे, पब्लिक पीस को तुम इंटरप्ट नहीं करोगे, यदि ऐसा करते हो तो तुम इस बंध पत्र का, ये जो बंध पत्र मतलब एक तरह से बॉन्ड भरवा सकता है कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे, गारंटी के तौर पर ऐसा काम कर सकता है। कौन कर सकता है? कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, है ना, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालक का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको मैं बताने का प्रयास करते हैं। प्रतिभूति का मतलब क्या है? सिक्योरिटी। प्रतिभूति का मतलब एक तरह से गारंटी, और गारंटी कैसे ली जा सकती है? तो गारंटी ली जा सकती है बंधपत्र या बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कर सकता है कि इन फ्यूचर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर सकता है, तो उसके लिए जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो उससे बंधपत्र भरवा सकते हैं। ये 126 में बात है। यहां पर क्या है 127 में, कि कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों को सदाचार से, ठीक है, यहां पर भी लगभग वही बात है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? यदि अपराध कर सकता है। ठीक है, समझ में क्यों नहीं आएगा? ध्यान से समझिए, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, आपको अच्छे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये कतिपय मामलों को फैला, ये आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखो कि यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है, यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करेगा। क्या करेगा? कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करेगा, कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करेगा, कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करेगा, है ना। संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस बताना क्या होते हैं?
एक बार बताना कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना? क्या करेगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा। तो तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उससे ऐसा अपराध न करने के लिए बंध पत्र भरवा सकता है। ऐसा अपराध न करने के लिए, ऐसा अपराध न करने के लिए बॉन्ड भरवा सकता है, बॉन्ड भरवा सकता है गारंटी के तौर पर, गारंटी के तौर पर, गारंटी के तौर पर, गारंटी के तौर पर। हाँ, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। हाँ, आदर्श शुक्ला सर, आज आप आज मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं। आज मेरा जो लक्ष्य है वो इसको पूरा करना है। अच्छा, और देखो पूरा भी ऐसे नहीं करना है कि बस घास काटना है, अच्छे समझा के। तो आपका अगर कुछ भी डाउट है तो आप डाउट ग्रुप में आज डालना, या मैं क्लास के बाद में आपसे बात करूंगा। ठीक है। नहीं, नॉन बेलेबल ऑफेंस तो वो होता है जिसमें बेल नहीं होती है। असंज्ञेय अपराध वो संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। तो अगर किसी को, है ना, हाँ, अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, तो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट उससे ऐसा अपराध न करने के लिए बॉन्ड भरवा सकता है कि तुम ऐसा अपराध नहीं करोगे, गारंटी के तौर पर। हाँ हाँ, बिना वारंट के जब पुलिस उठा लेती है तो इस संदर्भ में वहां पर चीजें आपकी जाती हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार चीज है। अब देखो यहां पर क्या है, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, संदिग्ध व्यक्तियों के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो यहां पर भी वही बात है, संदिग्ध वाली बात यहां पर यही है, संदिग्ध वाली कि यदि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, 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 तो अपराध करने से पहले ही, तो अपराध करने से पहले ही, तो अपराध करने से पहले ही उससे अपराध न करने की गारंटी के तौर पर, अपराध न करने की गारंटी के तौर पर बॉन्ड भरवाया जा सकता है, बॉन्ड भरवाया जा सकता है, बॉन्ड भरवाया जा सकता है, बॉन्ड भरवाया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है? अपराध करने के संदर्भ में वही सारी की सारी चीजें आपकी आ रही हैं। हाँ, यही तो लक्ष्य है, यही लक्ष्य है कि आज हाँ यूजर, हाँ आज यही लक्ष्य है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए, और फिर मैं आपको एक कंबाइंड पीडीएफ डलवा दूं जिससे आप इससे रिलैक्स हो जाए। फिर एक क्लास आपकी रह जाएगी, वो कभी भी हम करवा देंगे, वो पूरा हो जाएगा। 129, आभ्यासिक अपराधी। आभ्यासिक अपराधी क्या होते हैं? आभ्यासिक अपराधी, आभ्यासिक अपराधी मतलब आदतन, आदतन जो अपराधी हैं, आदतन जो अपराधी हैं, आदतन अपराधी जिसको मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हो हिस्ट्री सीटर, इसको क्या कह सकते हो? हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर बार बार अपराध करता रहता है, बार बार अपराध करता रहता है, बार बार अपराध करने वाला, बार बार अपराध करने वाला, कभी किस को भी कुछ अपराध कर दिया, कभी कुछ अपराध कर दिया। तो आदतन अपराधी से अपराध न करने के लिए बॉन्ड भरवाना, अपराध न करने के लिए, अपराध न करने के लिए, अपराध न करने के लिए बॉन्ड भरवाना, है ना, अपराध न करने के लिए बॉन्ड भरवाना। आदतन अपराधी जो है, यानी जो हिस्ट्री शीटर है, बार बार अपराध करने वाला है, उससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है कि भाई अब की बार तुम अपराध नहीं करोगे, अब की बार तुम अपराध नहीं करोगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको समझ लेना है। क्लियर? बोलो एक बार थम्स अप करके बताओ कि चीजें समझ में आ रही कि नहीं। देखो आपको चीजें अच्छे समझ में आए, आपको पेपर में चीजें मिले। हाँ, हम्म,
ये लक्ष्य है। पर आप लोगों की जिम्मेदारी अब होता है, कल से जो मूल विधि का प्रैक्टिस सेट चलेगा ना, उसको एक भी बच्चा मिस मत करना। हाँ, बहुत डिटेल से चीजें लेकर चलेंगे, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपके कॉन्सेप्ट भी तैयार होंगे, आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। हाँ, बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ कि चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। हम्म। हम्म, थकान हो जाती है। पूरा पूरा हफ्ता, पिछली बार, अभी ये जो पूरा हफ्ता गया है, ये पूरा हफ्ता मैंने पढ़ाया है। और अभी ये जो आज आपकी क्लास है, इसकी तैयारियां सुबह से ही चल रही हैं। तैयारियां मतलब इन द सेंस कि किस किस तरह इसको सिंपल वे में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, ये चीज़ें। पूरा हफ्ता मतलब कि जितना आप लोग पढ़ते हैं उससे ज़्यादा एक शिक्षक पढ़ता है, एक शिक्षक पढ़ता है। हाँ, जो प्रैक्टिस सेट का टाइम है वो शाम को 7 बजे का है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और पेपर में आया हुआ था, ठीक है। ये सीआरपीसी में भी था, ये था, सीआरपीसी में था, और ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। पीवाईक्यू में, यूपीएसआई में, यूपीएसआई में आया है, ठीक है, आया है, यूपीएसआई में आया है। सीधे क्या है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, भरण पोषण के लिए आदेश। हम्म, भरण पोषण के लिए आदेश है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस चीज को थोड़ा आपको समझ लेना है। हम्म, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज है आपका, कि यहां पर आप थोड़ा देखो, यहां से यहां तक चलते हैं कि भरण पोषण के लिए आदेश, कि यदि कोई व्यक्ति, हाँ, यदि कोई व्यक्ति क्या है, यदि कोई व्यक्ति समर्थ है, समर्थ है यानी कि उसके पास पैसे वैसे हैं खर्च करने के लिए, और इसकी पत्नी या इसकी संतान, है ना, संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, और या माता पिता, या माता पिता स्वयं का, ठीक है, स्वयं का भरण पोषण करने में, स्वयं का भरण पोषण मतलब कि खाना पीना रहना इत्यादि, भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण पोषण करने में आपके वो असमर्थ हैं, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश दे सकेगा। तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश देगा, भरण पोषण का आदेश देगा, भरण पोषण का आदेश देगा, भरण पोषण का आदेश देगा। ध्यान से सुनना है। यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है और उसकी पत्नी या उसकी संतानें, पुत्र पुत्री कोई भी, या उसके माता पिता असमर्थ हैं अपने भरण पोषण के लिए, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, कोई भी फर्स्ट क्लास जो आपका मजिस्ट्रेट है, वो उस व्यक्ति को इन अपनी पत्नी या अपनी संतान या अपने माता पिता के भरण पोषण का आदेश दे सकेगा। हाँ, हाँ। हम्म, अपने भरण पोषण का आदेश दे सकेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको समझ लेना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा सेक्शन 148, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। सिविल बल, सिविल बल का मतलब क्या है, यहां पर तितर बितर करना मतलब स्केटर करना, स्केटर, है ना, स्केटर, स्केटर्ड, तितर बितर कर देना, बिखराव, तितर बितर, है ना। जैसे मतलब, जैसे आप लोग भी अधिकारी बनोगे, जाते ही कहोगे भाई ये भीड़ भाड़ क्यों हो रही है यहाँ पर, पता नहीं, इसको तितर बितर कर दो, तितर बितर, तितर बितर कर दो। देखिए कैसा शब्द है, तितर बितर, स्केटर कर देना, इधर उधर कर देना। तो यहाँ पर थोड़ा सिविल बल से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सिविल बल, सिविल बल से क्या मतलब है, सिविल बल, पहली बात तो क्यों, पहली बात तो यहां पर एक बात लिखनी है कि क्यों तितर बितर किया जाएगा भाई जमाव को, क्यों जमाव को तितर बितर किया जाएगा, क्यों जमाव को तितर बितर किया जाएगा।
क्यों जमाव को तितर बितर किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्यों जमाव को तितर बितर किया जाएगा। तो पहली बात तो कि विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि विरुद्ध जमाव। पता होगा आपको कि विधि विरुद्ध जमाव क्या करता है। विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से अधिक आदमी होने चाहिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या काम करते हैं, अपने कॉमन इंटेंशन जो कि क्रिमिनल इंटेंशन होता है उसको पूरा करने के लिए अपना काम करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव है, जमाव से मतलब ही यहां पर अनलॉफुल असेंबली से है, गैर कानूनी जमावड़े से है। तो यदि कोई गैर कानूनी जमावड़ा कहीं पर दिखाई दे रहा है तो सिविल बल का प्रयोग करते हुए, सिविल बल में क्या क्या आ जाएगा, सिविल बल में ये जो सिविल बल है, सिविल फोर्स जो है, तो सिविल फोर्स में आपकी पुलिस आ जाएगी। और चाहे वो किसी राज्य की पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस हो, सेंट्रल आर्म पुलिस में आपकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं, ये चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, सिविल फोर्स यानी पुलिस का प्रयोग करते हुए, पुलिस का प्रयोग करके पुलिस का प्रयोग करके जमाव को तितर बितर कर सकते हैं। जमाव को तितर बितर किया जाएगा, 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 जमाव को तितर बितर किया जाएगा। और ऐसा कौन कर सकता है ना, ऐसा आदेश कौन देगा, आदेश कौन देगा, ये थोड़ा सा लिखना जरूरी है। आदेश कौन दे सकेगा, ऐसे सिविल बल का प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने का आदेश किसके द्वारा आपका दिया जा सकेगा, तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट माने कि आपका डीएम हो गया, आपका एडीएम हो गया, या आपका एसडीएम हो गया, इतनी पावर होती है देखो, है ना ये। या थाने का भार साधक अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी, किसी थाने में भीड़ भाड़ हो रही है, कहीं पर थाने के क्षेत्र में भीड़ भाड़ हो रही है, तो वो पुलिस का यूज करके ऐसा काम कर सकता है। थाने का भार साधक अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी भी इस तरह का आदेश दे सकता है कि विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए सिविल फोर्स का वह यूज कर सकता है। बताइए, हाँ ठीक है, समझ में आई बात, बताइए, समझाने का प्रयास करिए। चलिए, अब एक बात यहां पर है, अब एक बात यहां पर है कि आपने देखा होगा कि कई बार विधि विरुद्ध जमाव होता है, कहीं पर दंगा फसाद हो जाता है तो पुलिस ही कंट्रोल कर लेती है। बट कई बार ऐसा होता है कि बड़े भयंकर दंगे हो जाते हैं, जैसे जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, मुजफ्फरनगर से मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरठ और सहारनपुर के बीच में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता होगा यहां पर 2013 में बहुत भयंकर दंगे हुए थे। क्या हुए थे? बहुत भयंकर दंगे आपके यहां पर हुए थे। तो जब पुलिस से काम नहीं चला तो फिर सेना को बुलाना पड़ा, आर्मड फोर्सेस को बुलाना पड़ा। ठीक है, किसको बुलाना पड़ा? आर्मड फोर्सेस को। और आर्मड फोर्सेस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपके होते हैं। ज्यादातर जब पैरामिलिट्री फोर्सेस पे भी मामला नहीं संभलता है और सिविल फोर्सेस पे भी मामला नहीं संभलता है, तो फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? भीड़ को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाता है। सेनाएं आती हैं और सेना का नाम सुनते ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सेना को अधिकार कुछ ज्यादा होते हैं। फिर लोगों को यह पता है कि सेना यदि आ गई है तो गोली चलाने में भी जरा सा भी गुरेज नहीं करेगी। तो आर्मी, आर्मी का मतलब इसमें क्या है? आपका आर्मड फोर्सेस में आपकी आर्मी है, आपकी नेवी है और आपकी एयर फोर्स है। तो इनको बुलाया जा सकता है, ज्यादातर आर्मी को कॉल आउट किया जाता है, आर्मी को बुलाया जाता है। तो यहां पर भीड़ को, जमाव को, मतलब कि विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, तितर बितर करने के लिए किसका प्रयोग? आर्मड फोर्सेस का प्रयोग किया जाता है। कौन ऐसा आदेश दे सकता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश देगा, है ना। इसका आदेश कौन देगा? तो आपको लिखना है, हाँ, इसका आदेश मतलब सशस्त्र। अब आप देखो, कोई सोचता होगा कि आर्मी तो सबसे ऊपर होती है और ये होता है, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे के आदेश से बंधे हुए हैं।
अगर आप एक डीएम को देखा है, अगर आप डीएम एडीएम को देखो तो वो तुरंत कोऑर्डिनेट करेगा पास की। अब ये छावनियां जो होती हैं, ठीक है, जो आपके कैंटोनमेंट एरियाज जो होते हैं, जो कैंटोनमेंट एरिया आपके होते हैं, जितने भी आपने देखे होंगे, जितने भी आपके कैंटोनमेंट एरिया होते हैं ये आपके शहरों के नजदीक होते हैं, और 50 से 70 किलोमीटर के दायरे में लगभग लगभग आपको कैंटोनमेंट दिखाई दे जाते हैं। उनका कारण ही यही है क्योंकि सेनाओं का क्या कार्य है, शांति काल में युद्ध के लिए प्रशिक्षण देना पहला काम है। दूसरी बात है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है या आपदाओं में जरूरत पड़ती है तो सेना वहां भी सहायता करने के लिए उपस्थित रहती है। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तुरंत छावनी में किसी अधिकारी से संपर्क करता है, सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों से संपर्क करता है कि मुझे इतनी बटालियन यहां पर चाहिए और इतने समय पर आप पहुंच जाइए। यानी सुपीरियोरिटी यहां पर किनकी है, सुपीरियोरिटी यहां पर भी आईएएस ऑफिसर्स की है, ठीक है, ऑफिसर्स की है, आईएएस ऑफिसर्स की है। तो इसका आदेश कौन देगा, तो इसका आदेश कौन देगा, इसका आदेश कौन देगा, तो इसका आदेश देने का कार्य, इसका आदेश देने का कार्य, इसका आदेश देने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अगर आदेश दे दिया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसका आदेश देंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसका आदेश देंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आर्मड फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहम्मद साहिल रुकिए बेटे, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके सिलेबस में नहीं है, उसको करवाएंगे। भाई आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाने दीजिए, प्लीज पढ़ाने दीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं कि आपकी कितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाने दीजिए। एक ही चीज आप बार बार पूछ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और कमाल हो गया भाई। आप लोगों को पढ़ने पे ध्यान नहीं है। 1000 बार मैं इस चीज को बता चुका हूँ अलग अलग क्लासेस में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके सिलेबस में नहीं है। किसी भी संडे में मैं आपका इसको लगा करके कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस की एक क्लास अलग से लगाई जाएगी। हाँ, प्लीज पढ़ाने दीजिए, प्लीज पढ़ाने दीजिए। ये देखो कितना बढ़िया फ्लो बन रहा है, इस फ्लो को मत बिगाड़िए प्लीज, ठीक है। तो जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग कौन कर सकता है, ये कर सकता है। उसके बाद अब एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जमाव को तितर, पहली तो कंडीशन क्या है कि जमाव को तितर बितर करने के लिए, जमाव को तितर बितर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिविल फोर्स का यूज कर सकते हैं, पुलिस का। अगर फिर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो जमाव को तितर बितर करने के लिए आर्मर्ड फोर्सेस का यूज कर सकते हैं। बट कई बार ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जमाव है और जमाव को तितर बितर करने के आदेश चाहे सिविल फोर्स को या आर्मर्ड फोर्सेस को देने वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है। ऐसे में कौन इस जमाव को तितर बितर कर सकता है, तो यहां पर क्या है कि जमाव को तितर बितर करने के आदेश देने की शक्ति सशस्त्र बलों के अधिकारियों के पास भी है। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखिए कि यदि जमाव को, यदि जमाव को तितर बितर करने का आदेश देने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कौन कौन आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो आर्मर्ड फोर्सेस के अधिकारियों को यह शक्ति प्राप्त है, आर्मर्ड फोर्सेस के अधिकारियों को, आर्मर्ड फोर्सेस के अधिकारियों को शक्ति प्राप्त है, आर्मर्ड फोर्सेस के अधिकारियों को शक्ति प्राप्त है कि वे आर्म्ड फोर्सेस का प्रयोग करके जमाव को तितर बितर कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस का प्रयोग करके जमाव को तितर बितर कर सकते हैं, जमाव को
तितर बितर कर सकते हैं, जमाव को तितर बितर कर सकते हैं, जमाव को तितर बितर कर सकते हैं, जमाव को तितर बितर कर सकते हैं। यानी कि आर्मी के जो कमीशन वो होते हैं आपके, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं आपके। हाँ हाँ ठीक है। तो आपका क्या चीज है, तो आपका कर्नल साहब ने कह दिया कि भाई ये बटालियन वहां जाएगी, उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, और हम सीधे क्या काम करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो हम सीधे क्या काम करेंगे, हम आपको आदेश देते हैं और जाकर के इस जमाव को, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करिए। उसके बाद न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। न्यूसेंस क्या होता है, न्यूसेंस आपने पढ़ा होगा, न्यूसेंस को, न्यूसेंस हमने बीएनएस में पढ़ा है। न्यूसेंस मतलब कि अपने आसपास रहने वाले लोगों को परेशान कर देना, ठीक है, बीमारियां फैला देना, मिलावट कर देना खाने पीने के सामानों में, दवाइयों में मिलावट कर देना, और वातावरण को जीने लायक ना छोड़ना, जल को प्रदूषित कर देना, जल स्रोतों को बिगाड़ देना, और रोडों पर रोड जो होते हैं उन पर अवरोध खड़े कर देना, तमाम चीजें। तो इसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। क्या बोला जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस इसको बोला जाता है, पब्लिक न्यूसेंस, यानी लोक उपद्रव। क्या करना, लोक उपद्रव, लोक उपद्रव। तो लोक उपद्रव को हटाने के लिए सशर्त सशर्त आदेश किसमें दिए जा रहे हैं, आपके सेक्शन 152 में दिए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ कंबाइंड पीडीएफ अटैच कराएंगे बेटा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, इसको कराएंगे, चिंता मत करो। हम्म। तो सार्वजनिक उपद्रवों को हटाने के सशर्त आदेश, को हटाने के आदेश, को हटाने के आदेश, को हटाने के आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जा सकते हैं। किसके द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जा सकते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आपके डीएम है ना, डीएम, एडीएम, एसडीएम वगैरह इनको आदेशों को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 152 पब्लिक न्यूसेंस, आपके लोक उपद्रव, आप उसमें पढ़ करके आए हैं। हाँ हाँ हम्म, हाँ पब्लिक, अच्छा समझ आता हूँ, हाँ क्षमा चाहता हूँ, पब्लिक। आप समझ नहीं रहे हैं कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है इसको आज कंप्लीट करने की, क्योंकि फिर अगर नहीं हुआ तो ये अगले हफ्ते जाएगी क्लास, ये क्लास फिर अगले हफ्ते भाग जाएगी, और फिर मेरे को बड़ा कष्ट रहेगा इसका। उसके बाद, उसके बाद अगली जो धारा है, आपने एक धारा सुनी होगी कि धारा 144 लगी हुई है, आपने एक चीज देखी होगी, धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 में क्या चीजें हैं, हजारों बच्चे देख रहे हैं। हम्म, धारा 144 में आपने देखा होगा क्या, कि 5 आदमी एक जगह खड़े नहीं होंगे। ये बात है कि आप गैदरिंग नहीं कर सकते हो, 5 आदमी एक जगह खड़े नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो धारा 144 हुआ करती थी वो सीआरपीसी की ही धारा हुआ करती थी, परंतु अब सीआरपीसी लागू नहीं है, तो अब आपकी धारा 163 है। ये जो सीए थी, तो आपको लिखना है कि सीआरपीसी की धारा 144 हुआ करती थी, ये हुआ करती थी, ठीक है, हुआ करती थी। तो एक्चुअली में इसमें क्या कहा जाता था, इसमें आपका क्या कहा जाता था, यहां से निकाल करके लाते हैं कि 5 या 5 से ज्यादा आदमी एक साथ खड़े नहीं होंगे, 5 या 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। ये साधारण रूप है इसका, आदमी एकत्र नहीं होंगे, एकत्र नहीं होंगे, 5 या 5 से ज्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। ये सामान्य भाषा इसकी कही जाती है, परंतु ये चीज नहीं है। यहां पर क्या बात है, ये यहां पर क्या है कि आशंकित खतरा, कि अगर किसको, यदि इसमें लिखा है, आपको लिखना है, यदि डीएम या एसडीएम को लॉ एंड ऑर्डर पर, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पब्लिक जो है शांति है, लॉ एंड ऑर्डर पर, या इसी को साधारण भाषा में कह लो आप, लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा महसूस होता है, खतरा महसूस हो, खतरा महसूस हो, या परिशांति भंग होने का डर हो, परिशांति
भंग होने का डर हो, परिशांति भंग होने का डर हो, तो कोई भी, तो डीएम एसडीएम कोई भी आदेश दे सकते हैं। तो डीएम एसडीएम कोई भी आदेश दे सकते हैं जिससे ऐसा ना हो। कोई भी आदेश दे सकेंगे, कोई भी आदेश दे सकेंगे। तो सेक्शन 163 मतलब अल्टीमेट पावर है। क्या है? अल्टीमेट पावर है। अल्टीमेट पावर है किस संदर्भ में? अल्टीमेट पावर है किसके पास? डीएम एसडीएम के पास। अगर उनको लग सकता है कि पब्लिक न्यूसेंस हो सकती है या किसी तरह का कोई खतरा आ सकता है लॉ एंड ऑर्डर पर, तो डीएम और एसडीएम क्या काम कर सकते हैं? सेक्शन 163 का यूज करते हुए कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। और मूलतः इसमें यही बात कही जाती है कि 5 या 5 से ज्यादा आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ। हम्म। हाँ, ठीक है। वो धारा 144 जो हुआ करती थी वो सीआरपीसी की ही ये धारा हुआ करती थी, इसको ध्यान रखना। बोलो समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ सर कितनी धाराएं हैं। बहुत हैं अभी तो धाराएं, समझते जाओ, देखते जाओ। हम्म। अभी तो काफी धाराएं हैं, चलने दो काम को। बोलो थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ सुना दीजिए। सुनाएंगे आदर्श, सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। समझते जाओ, अगर आप समझ भी लेंगे तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी इसमें। हम्म। सूना लग रहा है क्लास, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 169 है। तो 169 में क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। 169 में संज्ञेय अपराधों के लिए की जाने वाली परिकल्पना की इत्तिला। ये इत्तिला बड़ा 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 प्यारा वर्ड है। इत्तिला करने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इत्तिला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंफॉर्मेशन को इत्तिला कहा जाता है। ठीक है। इससे पहले भी कुछ धाराएं हैं। नींद आ रही है सर? थक गए तुम तो भाई, थक गए तुम तो। इससे पहले भी कुछ एक इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उनको मैं बता देता हूं आपको। एक 164 है, एक मिनट चलते हैं, उनको बताना जरूरी है। एक 164 है, सेक्शन 164 है, वन लाइन में लिखवा देता हूं, जरा टेंशन मत लो। सेक्शन 164 है। सेक्शन 164 में क्या बात बोली जा रही है कि जमीन या पानी, है ना, आपने देखा होगा कि जमीन या पानी का विवाद हो जाता है, भूमि या जल का विवाद हो जाता है, लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पक्षों में लड़ाइयां हो जाती हैं, है ना। हम्म। हाँ हाँ, सर दिक्कत हो रही है तो फिर ये नेक्स्ट वीक होगी, बताओ फिर। अब इसको नेक्स्ट वीक पूरी करेंगे फिर। अगर इसको अभी नहीं पूरी करनी है, फिर ये नेक्स्ट वीक कंप्लीट होगी। अगर डन बोलो तो फिर तब मैं तब के लिए रुकूंगा, फिर आपकी वो कमेंट पीडीएफ वाला भी रुक जाएगा एक हफ्ते के लिए। रवि साहू जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो, ये वो। नहीं, ऐसा नहीं है। बताओ, अगर आप चाहो तो ये नेक्स्ट वीक कंप्लीट होगी। मैक्सिमम बोल रहे हैं हाँ सर नेक्स्ट वीक करवा देना। कोई नहीं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं सर आज ही। चलो, जब तक कर सकते हैं ना तब तक करने की कोशिश करते हैं, जब तक करते हैं तब तक करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समझिए और देखने का प्रयास करिए। हाँ, इसमें क्या चीज है, जमीन या पानी संबंधी विवाद, यानी कि झगड़ा, झगड़ा होने की संभावना पर, है ना, यदि क्या लगता है कि मजिस्ट्रेट साहब को ये बात लगती है कि किसी जगह पर, हाँ,
किसी जगह पर जमीन या पानी को लेकर के झगड़ा हो सकता है और ऐसी संभावना है, जमीन या पानी संबंधी विवाद या झगड़ा होने की संभावना पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देगा, आदेश देकर झगड़ा है ना उन पक्षों को बुलाएगा, उन पक्षों को बुलाएगा जिनके बीच विवाद हो सकता है, 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 और उनको समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और समझाने का प्रयास करेगा, और समझाने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा, साथ ही अपने अपने, साथ ही अपने अपने पक्ष रखने के लिए कहेगा, रखने के लिए कहेगा, साथ ही अपने अपने पक्ष रखने के लिए कहेगा। जमीन या पानी संबंधी विवाद या झगड़ा होने की संभावना पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश देगा। आदेश में उन लोगों को बुलाएगा, उन पार्टीज को बुलाएगा जिनके बीच विवाद हो सकता है और उनको समझाने का प्रयास करेगा, साथ ही अपने अपने पक्ष रखने के लिए कहेगा कि आप अपने अपने पक्ष रखिए, आप अपने अपने पक्ष रखिए। हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, अपने अपने पक्ष रखिए और लिखित रूप से इन चीजों को बताने का प्रयास करिए। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद इसी चीज की थी कि बच्चे कहेंगे नहीं सर इसको आज आज ही कराइए। हाँ, यही चीजें तो अच्छी होती हैं, यही तो संकल्प शक्ति होती है बेटे। संकल्प शक्ति जितनी बढ़िया होती है उतना सब अच्छा रहता है। उसके बाद सेक्शन 166 को देखिए थोड़ा सा। देखो, आप देखो, मैं तो पढ़ा रहा हूं और आप तो पढ़ रहे हैं, तो कितना मतलब आप मेरी कितनी शक्ति लग रही है, और फिर भी आप घबरा रहे हैं। घबराइए नहीं, धैर्य से। अभी सुनाऊंगा आपको, कुछ सुनाऊंगा बढ़िया, कुछ शानदार चीजें आपको सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। अभी इसमें क्या है, हाँ, जमीन या पानी के उपयोग का अधिकार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है ना, लिखित आदेश द्वारा किसी एक पक्ष को दे सकता है। लिखित आदेश द्वारा किसी एक पक्ष, पक्ष का मतलब पार्टी, किसी एक पार्टी को दे सकता है, किसी एक पार्टी को दे सकता है कि भाई अगर कुछ जमीन जायदाद का झगड़ा है, पानी का, जमीन का और पानी का झगड़ा है, तो दो पार्टी इसमें से जो जिनको बुलाया गया है आदेश दे करके, उनको कहा जाएगा कि अपने लिखित दावे पेश करिए और उसके आधार पर फिर वो निर्णय कर सकता है कि किस पार्टी को, किस पक्ष को इसका अधिकार, उपयोग करने का अधिकार देना है। तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है एक सेक्शन, यहीं पे लिख लेते हैं हम, सेक्शन 168। कौन सा लिखते हैं? सेक्शन 168। बहुत सामान्य सा सेक्शन है, पर कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। इस सेक्शन में हमको क्या लिखना है कि संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, अभी वो कौन से अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकना हर एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा। हर एक पुलिस ऑफिसर का, हर एक पुलिस ऑफिसर का, हर एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है या होगा, कर्तव्य है, कर्तव्य मीन्स ड्यूटी है कि संज्ञेय अपराध को रोका जाए। ठीक है, संज्ञेय अपराध को रोका जाए। ये सेक्शन 168 आपका बोल रहा है
कि संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकना हर एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य होगा, ये आपकी ड्यूटी होगी। हाँ, नहीं डीप नहीं जाते हैं, जरूरी है जितनी चीजें जाननी। उसके बाद संज्ञेय अपराधों को किए जाने के इत्तला, बहुत जरूरी धाराएं हैं, इनको देखते रहें, जल्दी पूरा हो जाएगा। शुरुआत में ही है जो डिटेल में चीजों को देखना है, उसके बाद जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो इसको हम देखें, इसको हम तो समझने का प्रयास करें। तो यहां पर आपको लिखना है संज्ञेय अपराधों को किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला में एक पॉइंट आप नोट करिए। इत्तिला का मतलब है इंफॉर्मेशन, और इसी से संबंधित फिर आगे जाती है आपकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वगैरह, एफआईआर वगैरह चीजें आपकी जाती हैं। तो यहां पर आप लिखने का प्रयास करिए, हाँ, कि इसमें लिखिए कि संज्ञेय अपराध यानी कि आपका ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध होने की सूचना मिलने पर पुलिस ऑफिसर जूनियर अधिकारी को सूचना देगा। हाँ, जूनियर अधिकारी को सूचना देगा। जूनियर अधिकारी को सूचना देगा और उसे होने से रोकने का प्रयास करेगा, और उसे होने से रोकने का प्रयास करेगा, और उसे होने से रोकने का प्रयास करेगा। ध्यान से इसको देखो, संज्ञेय अपराध को किए जाने की परिकल्पना यानी कि संभावना, कि यदि किसी पुलिस ऑफिसर को ये बात पता लगी है कि उस एरिया में, उस जगह पर कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो जैसे ही उस पुलिस अधिकारी को वह सूचना मिलेगी तो तुरंत अपना जो जूनियर ऑफिसर होगा, जो अधीनस्थ अधिकारी होगा, पुलिस अधिकारी होगा, उसको तुरंत सूचना देगा कि भाई तुरंत वहां पर पहुंचो, ऐसी ऐसी घटना वहां पर घट सकती है, और जाकर उसको रोकने का प्रयास करो। तो ये सेक्शन 169 है कि संज्ञेय अपराध होने की सूचना मिलने पर, या होने की वही सूचना, इसी तरह से लिख लीजिए क्योंकि परिकल्पना, हो जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ऑफिसर जूनियर अधिकारी को सूचना देगा और उसे होने से रोकने का प्रयास करेगा। उसके बाद 170 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, रोकने का प्रयास करेगा। अब जूनियर अधिकारी वहां पर पहुंचा, हाँ 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 ठीक है। अच्छा, 1 घंटा और दे दो, बस 1 घंटा और दे दो, 1 घंटे में चीजों को पूरे का करने का प्रयास करते हैं। हाँ, 1 घंटा और दे दो, 1 घंटे में चीजों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। 1 घंटे में चीजों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम्म, हाँ, 1 घंटा और दे दो, बस ज्यादा नहीं। 4 बजे वाली क्लास है, हाँ, जिसको अगर क्लास में जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां पर क्या है कि संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए क्या हो सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए, को रोकने के लिए, को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है। पुलिस ऑफिसर किसी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। ये सेक्शन 170 बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए, चलो ठीक है, फिर डन करते हैं। जब मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर बस यहीं रहने दीजिए, तो फिर नेक्स्ट वीक आपका ये कंप्लीट कराएंगे। आज पूरा होने में हो सकता है भी 2 घंटे लग जाएं। हाँ, बट तुम मना कर रहे हो, मैक्सिमम बच्चे मना कर रहे हैं कि सर अभी मत कराओ, हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, अपने को जबरदस्ती कुछ नहीं है। देखो, घास नहीं काटना है अपने आप को, अपने को घास नहीं काटना है। हम इसको अब नेक्स्ट वीक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है।
हाँ देखो, अब जितने लोग कह रहे हैं कि सर आज ही करा दो, आप इतना पढ़ो, इतने तक इसके नोट्स भी आ जाएंगे, पढ़ते रहो, अभी हमें को कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीक करेंगे इसको, नेक्स्ट वीक करेंगे, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, नेक्स्ट संडे करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट संडे इसको 100% कंप्लीट करेंगे, शाम को नहीं रखना है भाई, मेरे को घर के काम भी तो हैं दोस्तों थोड़े से, ऐसे मतलब बार बार क्लासेस नहीं चलाई जा सकती हैं। पर मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मेरा मन था कि मैं इसको आज कंप्लीट करा दूं। हाँ ठीक है, तो डन करते हैं यहीं पे, और फिर कल कल इसको करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे को 2 बजे से इसको करेंगे, और इसको कंप्लीट करा के छोड़ देंगे। डेली लो ना क्लास, डेली इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि और भी क्लासेस आपकी चल गई हैं, सब चीज़ें देखनी है, सब चीज़ें करनी है। प्रैक्टिस सेट में कल से आप लोग मिलना। हाँ, आप इसको रिवाइज करो, इसको देखने का प्रयास करो, और चीज़ों को फिर करते हैं। सेक्शन क्या होता है? धारा को सेक्शन कहा जाता है अंग्रेजी में। अपना ध्यान रखिए, इसी अच्छी बात के साथ मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, बट कोई बात नहीं, आपके साथ में मजाक भी नहीं किया जा सकता है, जितनी चीज़ें समाहित हो सकें जितने समय में, उतना कोई ध्यान रखना चाहिए। इसको पढ़िए, नेक्स्ट वीक इसको हम कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।